बाबू का तमगा तो आप ही ने दिया था, कोई तो खूबी रही होगी जो आप उनके साथ गए थे। इतना नहीं होने के बावजूद आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, तीसरे नंबर पर आने के बावजूद। हिमानी जी इस पूरी डिबेट में भी इनकी सरकारों के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, चाहे बंगाल हो बिहार हो, ये अपनी जवाबदेही से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि कानून व्यवस्था में इनकी राज्य सरकार फेल है, तो आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो सर फिर गुजरात पर भी आ जाइए, सर फिर महाराष्ट्र पर भी आइए, सर फिर कर्नाटक पर भी आइए, आइए ना जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव जी। फिर गुजरात में, फिर गुजरात काहे छोड़ रहे हैं, फिर महाराष्ट्र काहे छोड़ रहे हैं आप, फिर कर्नाटक की भी बात कर लीजिए। आज ओवैसी साहब भी कह रहे थे, हालांकि दानिश कुरैशी जी का फ्रेम मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि इस हिंसा के जरिए आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम विप्लव जी, आप सुनेंगे उत्तर? अरे उत्तर देने के लिए बुलाया है सर, उत्तर सुनने का धैर्य रखिएगा, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। आप बीच में सुन लीजिए ना, एक लाइन में बीच में आएंगी तो उत्तर नहीं मिल पाएगा। सुनिए, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी इस प्रकार की घटना लगातार नहीं होती रही। महाराष्ट्र में संभाजीनगर में घटना हुआ, 4 घंटे के अंदर नियंत्रण में आ गया। उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस बल ने मुस्तैदी के साथ, लेकिन सर वहां कौन सा तुष्टिकरण हो रहा था सर? घटना नहीं, आप बकौल बीजेपी, क्योंकि यहाँ तो आप लोग बंगाल में आप लोग तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं ना, कि तुष्टिकरण करने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वहां कौन सी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही थी सर? सुन तो लीजिए, तुष्टिकरण किसको कहते हैं सर? मुझे बखूबी पता है तुष्टिकरण किसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुष्टिकरण किसे कहते हैं। अरे भाई आप तो आप मुझे ना बताइए, आप मुझे ना बताइए। आपको जब सब पता ही है तो आप ही बोलिए। नहीं आप ही बोलिए ना, आप थोड़ी तय करेंगे मैं क्या बोलूं। अगर एक सही बात पूछी जाएगी तो वो गलत हो गई। उत्तर सुनिए ना, सरकार के अंदर है, उत्तर सुनिए, ऐसे नहीं होता है। उत्तर सुनिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप जवाब दीजिए, जवाब को आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अवधेश जी आप कुछ कह रहे थे। पत्रकार मत बनिए महोदय, आप अपनी नहीं, ठीक है, अब आपको मैंने भरपूर मौका दिया, बहुत शुक्रिया जयराम विप्लव जी, बहुत शुक्रिया। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि आपका पहले, मैं इनके उत्तर से पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा जो मेरी समझ बनी है इस समय, क्योंकि मैं बाएं दाएं नहीं जाने वाला हूं। मैं नीतीश कुमार का इफ्तार, बैकड्रॉप में लाल किला और बिहार के दंग, मैं तो यहीं तक आज रहने वाला हूं, क्योंकि बाएं दाएं जाने से चीजें जो है बिखर जाती है। मेरे सामने जो अभी हमारे मित्र चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि लाल किला, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी नीतीश कुमार ने रामनवमी का जो उत्सव है उसके जो जुलूस निकले हैं, शोभा यात्रा, कहीं उन्होंने शामिल होने की कोशिश की? शोभा यात्रा किया। 2 दिन बाद हनुमान जयंती आ रहा है, उसमें वो शामिल हुए? अगर नहीं हो रहे हैं वो और उसमें केवल लाल किला खड़ा करके और टोपी पहनकर इफ्तार पटा रहे हैं, मेरे को छोड़ दीजिए, पूरे देश की जनता में, खासकर हिंदुओं में या गैर मुस्लिमों में क्या संदेश जाएगा? यहां तक कि जो मुसलमान इस झंझट से दूर रहते हैं, लिबरल हैं, उनके बीच आप क्या संदेश दे रहे हैं इस समय जो आग लगी हुई है बिहार में? जो दूसरी बात मुझे कहनी, आपने कई सवाल ऐसे उठा दिए हैं कि भाई बीजेपी और बीजेपी आरएसएस को मैं फिर कह रहा हूं कि ये मिथक वाकई टूटा है। ये मिथक आपकी पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने लंबे समय बना के, और इससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ। मुसलमानों को वोट बैंक बना के, उनके मन में ये भाव बिठा के कि तुम्हारे बगैर हम जीत ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे जो उनके नेता होते हैं उनका अपने दिमाग खराब कर दिया, आज तक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का तो मैं कंट्रीब्यूशन मानता हूं कि मुसलमानों को यह समझ आ गई कि हम और हिंदू यहां बराबर हैं, हम यहां विशिष्ट नहीं है। और इसी को तोड़ने की कोशिश जो तुम कह रहे हो कि किसने तुष्टिकरण किया है, इस देश में देश के सचेत होने का समय है, क्योंकि देश में ऐसी शक्तियां जो देश में सांप्रदायिक हिंसा, अस्थिरता पैदा करके पूरे भारत में आग लगाना चाहती हैं, वो अलग अलग तरीकों से सक्रिय हैं। और एक ही तरह के हमलों का ट्रेंड आपको पिछले साल मिला है, उसी तरह का ट्रेंड इस साल है। जो ट्रेंड पटना में है वही ट्रेंड बंगाल में है, वही प्रवृत्ति महाराष्ट्र में है, वही प्रवृत्ति गुजरात में है। तो जब तक कोई नेता या सरकार ये नहीं स्वीकारेगा
हाँ। कि इस ट्रेंड की भी जांच हो कि देश में क्या कोई एक सूत्र है। हाँ। ये विचार कहां से आ रहा है कि रामनवमी उत्सव के जलसे को हम सहन नहीं करेंगे, उस पर हमले करेंगे। और ये सारे मुसलमान नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन ठीक कोई है। बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल के प्रवक्ता ठीक है। और कांग्रेस के समर्थक यहाँ बैठ करके एक शब्द इनकी निंदा नहीं कर रहे हैं। मैं आ रही हूं, मैं एक रिएक्शन लूंगी यहाँ पर जीएम शाहीन साहब से भी और चंद्रमोहन जी से भी, लेकिन हम थोड़ा बिहार के सियासी समीकरण की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। लोकसभा में सांसदों की उसकी बात अगर हम यहाँ पर कर लें और साथ ही साथ अगर हम विधायकों की बात यहाँ पर कर लें, क्या स्थिति है, क्या वो सियासी समीकरण है। मैं अगर 2019 चुनाव की बात करूं लोकसभा सांसदों की, तो बीजेपी के पास 17 सांसद अगर हम यहाँ पर देखें। वहीं विधायकों की बात करें तो 74 बीजेपी के पास। नेक्स्ट अगर हम चेंज करें, अब यहां पर अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू के पास 16 संख्या अगर हम बात करें सांसदों के हिसाब से 2019 के चुनाव के हिसाब से देखें, 2020 के चुनाव के हिसाब से विधायकों की संख्या की बात करें तो 43 जेडीयू के पास संख्या। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सांसदों के तौर पर अगर हम देखें तो 1, और वहीं अगर विधायकों बतौर अगर हम देखें इसको तो वो 19। वहीं आरजेडी की बात करें तो 0 सांसदों में, और उधर अगर विधायकों की बात करें तो 75। ये बिहार का वो सियासी समीकरण जो हम यहां पर समझा रहे थे। चंद्रमोहन जी, क्विक